हेलो स्टूडेंट्स, सबसे का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली आरटीआई फाइल हुई थी एक्चुअली एफएसएसएआई के लिए, जो ये बेसिकली भारत की एपेक्स फूड रेगुलेटर है। एंड इसके पास पिछले 5 सालों का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं भारत के अंदर, उनके पास इसका कोई डेटा नहीं है। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाई इट इज इन न्यूज। एंड देन हम देखेंगे कि ये जीएमओस क्या होते हैं, इंपोर्ट कहां कहां से भारत में इनका होता है, कंसर्न्स क्या रेज करता है ये आरटीआई, ये क्या दिखाता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, देन एफएसएसएआई क्या है, कब एस्टैब्लिश हुआ। आफ्टर दैट इस टॉपिक पे हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली रिसेंट जो आरटीआई फाइल हुआ है, इसने फाउंड किया कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कितने भारत में इंपोर्ट होते हैं। एंड ये जो डेटा इसके पास नहीं है वो लगभग पिछले 5 सालों का नहीं है। इस डेटा के अलावा आरटीआई ने यह भी रिवील किया कि इनके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो बेसिकली टेस्ट पर बात करती हो, जो इनके प्रेजेंस पर काम करते हो। सो ऐसा कोई भी टेस्ट इनके पास, उसका कोई भी ऐसा डेटा नहीं है ऐसी वेराइटीज के लिए। सो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स है जिसको क्रिएट किया जाता है जब हम जीन्स को इंसर्ट कर देते हैं प्लांट्स के डीएनए में ऑर्गेनिज्म के साथ, या किसी बैक्टीरिया का जीन हम डाल देते हैं, जैसे बीटी कॉटन है एंड ऑल। सो ये जो वैरायटी है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाता है। सिंस ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है रिसर्च के लिए, तो इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे, ये एक अनसर्टेनिटी में है फिलहाल। तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी फिलहाल अनसर्टेनिटी पे है कि क्या इसका ह्यूमन हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ कंट्रीज हैं जिनको प्रोड्यूस करती हैं, कुछ लगभग ऐसी 28 कंट्रीज हैं ऑल ओवर द ग्लोब जो जीएमओ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें जो भारत में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, जो 2006 का ये एक्ट है, इस एक्ट के हिसाब से ये इंपोर्ट को प्रोहिबिट करता है जितना भी जीएम फूड जो सेल होगा, और ये बिना एफएसएसएआई के अप्रूवल के हो सकता है। तो भारत ने कल्टीवेशन अलाउ किया था इंपोर्ट केवल एक ही जीएमओ का, और वो था कॉटन, जो कि एक नॉन फूड क्रॉप है। 2022 में भारत ने कमर्शियल कल्टीवेशन भी अलाउ किया, जिसको हम बोलते हैं जीएम मस्टर्ड के लिए। लेकिन ये जो केस है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि इस पर कुछ चैलेंजेस आए थे। सो द थिंग इज, अगर हम इंपोर्ट की बात करेंगे कि भारत में जीएमओ आता कहां कहां से, तो सबसे ज्यादा जो टॉप प्रोड्यूसिंग है वो है यूएस, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। सो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जहां पे जीएमओ कल्टीवेशन होता है। ये मेजर एक्सपोर्टर्स भी हैं फूड के भारत की ओर। तो अर्जेंटीना, ब्राजील की अगर हम बात करें तो ये टॉप 2 सोर्सेज है। अगर डिग्यूम्ड सोयाबीन ऑयल की अगर हम बात करेंगे तो ये यहां से आता है मैक्सिमम, 2022-23 में टॉप सोर्सेज थे। ओवरऑल बात करेंगे तो जो फ्रेश फूड है या वेजिटेबल है भारत में, ये लगभग 25% से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। ऑन ये जो डेटा है, इट इज अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो बेसिकली दिस इज द थिंग। अब ऐसे कौन से कंसर्न्स रेज करता है ये आरटीआई इन्वेस्टिगेशन जो है, सबसे पहला फूड सेफ्टी कंसर्न्स है। अनसर्टेनिटी है कि जीएम कितना प्रेजेंस है और कितना इंपोर्ट होता है, तो ये सेफ्टी और हेल्थ इंप्लीकेशंस लेके आता है कंज्यूमर्स के लिए। अगर जीएम प्रोड्यूस जो है वो प्रेजेंट है और अननोइंगली ही इसको कंज्यूम किया जाता है, तो ये पोटेंशियल हेल्थ रिस्क भी रेज करता है। एंड ये जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ इंपैक्ट्स ऑफ द जीएमओज, ये बेसिकली इसको रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा रेगुलेटरी एम्बिग्यूटी है, जो क्लैरिटी है डेटा पे नहीं है, जो जीएम वेराइटीज में है, ये बेसिकली अनसर्टेनिटी बढ़ा देगा रेगुलेटिंग में या मॉनिटरिंग में। हम इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं इसकी सेल के लिए, तो दिस इज द केस। देन ये एक चीज और क्वेश्चन करता है, जो रेगुलेटरी ओवरसाइट करता है एफएसएसएआई, ये इस पे भी क्वेश्चन करता है रिगार्डिंग द सेल ऑफ जीएम प्रोड्यूस विद इन द मार्केट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा एक ये आरटीआई और लेकर आता है, वो है कि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है ये इसको इरोड कर देता है। जो ओवरसाइट या जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो फूड इंपोर्ट्स पर रखने चाहिए, ये जब नहीं है, इनके पास कोई इसका डेटा नहीं है, तो पोटेंशियली कंज्यूमर की चॉइसेस को मैनिपुलेट कर सकता है और फूड सेफ्टी रेगुलेशंस में ट्रस्ट को भी इरोड कर सकता है। नेक्स्ट इज इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो भारत में कोई मॉनिटरिंग सर्विलेंस मैकेनिज्म नहीं है टू एंश्योर कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप जो है वो इंपोर्ट नहीं किए जाए भारत में। एंड ये इसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम जीएमओस को टेस्ट भी कर पाए कि भारत में कितने जीएमओस हैं। अगर हम बात करेंगे तो केवल 2% ही फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं भारत में जो कि जीएम प्रोडक्ट्स के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो जो कंट्रीज जीएमओ वेराइटीज प्रोड्यूस करती हैं, जैसे हमने देखा था, तो वहां से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है भारत में, जैसे यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, टॉप 3 कंट्रीज थी। इसके अलावा 2018 से 2022 के बीच में अगर हम बात करेंगे तो जो यूएस है, यूएस ने एप्पल्स एक्सपोर्टेड किए थे भारत में, और ये लगभग थे 1811 करोड़ के।
एंड ये जो टोटल एप्पल भारत ने इंपोर्ट किए थे उसका केवल 17% ये आता है। तो अर्जेंटीना ब्राजील जो थे ये टॉप 2 सोर्सेज थे डिग्यूम सोयाबीन ऑयल के 2022-23 में। ओवरऑल जो इंपोर्ट जो हमने फ्रेश फूड या वेजिटेबल्स का देखा ये इंक्रीज किया है पिछले 10 सालों में, और ये जो इंक्रीज किया है ये लगभग 25% इंक्रीज किया है, विच इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज। और अगर ये इन कंट्रीज से आ रहा है जहां जीएमओ ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है तो ये भारत में कोई भी रेगुलेशन ना होने का इसका एक डिमेरिट भी आ सकता है। अब एफएसएसएआई है क्या? देखिए ये ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको एस्टैब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006 के हिसाब से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये इसके अंडर आती है। चेयरपर्सन एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर चुकी है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो जो गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी होते हैं उसकी इनको रैंक दी जाती है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली। सो द थिंग इज इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ये बेसिकली रेगुलेशंस फ्रेम करती है स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन के लिए, ये फूड सेफ्टी लाइसेंस देती है, सर्टिफिकेशन देती है अगर कोई फूड बिजनेसेस करता है, प्रोसीजर गाइडलाइंस ले करती है लेबोरेटरीज के लिए जो फूड बिजनेसेस में वर्क करती हैं, सजेशन प्रोवाइड करती है भारत सरकार को कि अगर वो पॉलिसीज फॉर्म कर सकें बेसिकली फूड या उस चीज से रिलेटेड। एंड ये डेटा कलेक्ट करता है रिगार्डिंग जो फूड प्रोडक्ट्स में कंटामिनेंट्स हैं, और ये इमर्जिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, एक रैपिड अलर्ट सिस्टम देता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्रिएट करेगा पूरे भारत के अलोंग, पूरी कंट्री के अलोंग फूड सेफ्टी के लिए। ये जनरल अवेयरनेस प्रमोट करने का भी इसका काम होता है फूड सेफ्टी एंड फूड स्टैंडर्ड्स के लिए। सो दिस वाज अबाउट दिस। Now we have our today's prelims practice question, and the question says the Food Safety and Standards Authority of India was established under which ministry? So you can type down in the comment section the let me know if it's correct or not. Then we have our today's mains practice question, and the question says what is the role of Food Safety and Standards Authority of India? What are the bottlenecks in its regulation? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.